नमस्कार। आज हम उपयोगिता विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र में मांग पूर्ति के संतुलन द्वारा कीमत निर्धारण का अध्ययन करने के बाद उपयोगिता का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि उपयोगिता मांग से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मांग किसी वस्तु की इसीलिए की जाती है क्योंकि उस वस्तु में उपयोगिता होती है। तो उपयोगिता को समझना अत्यधिक आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति अपनी सीमित आमदनी को व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का ही प्रयास करता है और संतुष्टि उसे उपयोगिता के कारण मिलती है। वस्तु में निहित उपयोगिता के कारण ही व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है। तो आज इस अध्याय में हम उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता का गणनावाचक माप, उसका क्रमवाचक माप और कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे। उपयोगिता का अर्थ क्या है? सामान्य शब्दों में उपयोगिता किसी वस्तु की किसी भी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति के उपयोगिता कहलाती है। आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति उपयोगिता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हर एक वस्तु में उपयोगिता है। जो भी वस्तु किसी न किसी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। तो इसका अभिप्राय है कि उपयोगिता का लाभदायकता से संबंध नहीं है। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। इस उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक शराबी को शराब से ही संतुष्टि मिलती है। तो अर्थात शराबी के लिए शराब में आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण है, अर्थात इसमें उपयोगिता है। लेकिन शराब लाभदायक नहीं हो सकती। तो इन दोनों में लाभदायकता और उपयोगिता में अंतर स्पष्ट हो रहा है। किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण उपयोगिता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वह वस्तु लाभदायक भी हो। प्रोफेसर बोल्डिंग ने उपयोगिता का महत्व बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार कोई भी फर्म कच्चे माल से भूमि, कच्चे माल आदि से भौतिक पदार्थ का उत्पादन करती है, उसी तरीके से एक उपभोक्ता भी कच्चे माल के रूप में खाद्य पदार्थों, वस्त्र, मनोरंजन ऐसी सभी वस्तुओं को उपयोग करके, उनका उपभोग करके उनसे अपनी संतुष्टि के भवन का निर्माण, संतुष्टि रूपी भवन का निर्माण करता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि उपयोगिता ही समस्त आर्थिक उपयोगिता प्राप्त करना ही समस्त आर्थिक क्रियाओं का अंतिम चरण है। उपयोगिता का माप, हालांकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। हर व्यक्ति को समान ही वस्तु से अलग अलग उपयोगिता प्राप्त हो सकती है। पर्सन टू पर्सन यह वेराई करती है। लेकिन फिर भी अर्थशास्त्रियों ने आगे के विश्लेषण को आसान बनाने के लिए उपयोगिता को मापनीय स्वीकार किया है। उनके अनुसार किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम जितनी मुद्रा का त्याग करने के लिए तत्पर होते हैं, हमारे लिए उस वस्तु में उतनी ही उपयोगिता होती है। तो वह मुद्रा जो किसी वस्तु के लिए प्रदान की जाती है, उस वस्तु में निहित उपयोगिता का माप कहलाती है। 1870 के दशक में ब्रिटेन के विलियम स्टैनले जेवंस, ऑस्ट्रिया के कार्ल मेंजर तथा फ्रांस के लियो वालरा, तीनों ने अलग अलग जगह पर, एक ने ब्रिटेन में, एक ने ऑस्ट्रिया में और एक ने फ्रांस में,
एक ही जैसा विश्लेषण उपयोगिता के बारे में प्रस्तुत किया। लगभग एक साथ ही इनका विश्लेषण आया था और ये लगभग एक जैसा ही था। इन्होंने उपयोगिता को मापनीय बताया, लेकिन बाद में कुछ अर्थशास्त्रियों ने मापनीयता की मान्यता को खंडित किया और उपयोगिता को केवल तुलना करने योग्य बताया। उन्होंने ये कहा कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। आगे जाके उन्होंने तटस्थ वक्र विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिसमें उपयोगिता को मापनीय मानना ज़रूरी नहीं है, केवल उसे क्रम प्रदान किया जाता है। गणनावाचक विश्लेषण में उपयोगिता को इकाइयों के रूप में मापा जाता है, लेकिन तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपयोगिता किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को केवल क्रम दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए दो वस्तुएं हैं x और y। x की 5 इकाई और y की 6 इकाई से कुछ संतुष्टि, कुछ उपयोगिता उपभोक्ता को मिली। वह संतुष्टि x की 4 इकाई और y की 5 इकाई से मिलने वाली संतुष्टि से अधिक होगी। हम ये तो कह सकते हैं कि वह संतुष्टि अधिक होगी, लेकिन हम यह नहीं बता सकते वो कितनी अधिक होगी, उसे कितनी इकाइयाँ उपयोगिता मिलेगी। तो तटस्थ वक्र विश्लेषण केवल उपयोगिता को क्रम प्रदान करता है, इसमें उपयोगिता को मापने की आवश्यकता ही नहीं होती, इसलिए इसे कुछ बेहतर गणनावाचक विश्लेषण से इसे बेहतर माना गया है। अब गणनावाचक विश्लेषण में क्योंकि हम उपयोगिता को मापते हैं तो हम कुल उपयोगिता का माप कर सकते हैं। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या है, यह हम आगे अध्ययन करते हैं। कुल उपयोगिता का तात्पर्य है किसी एक निश्चित समय में, एक दिए हुए समय में वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग करने से जो कुल संतुष्टि उपभोक्ता को प्राप्त होती है उसे हम कुल उपयोगिता कहेंगे। उपभोग करने पर जो संतुष्टि का अनुभव करता है उपभोक्ता, वह कुल संतुष्टि कुल उपयोगिता कहलाती है। कुल उपयोगिता कुछ मात्रा तक, तो वस्तु की उपभोग की कुछ मात्रा तक तो कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। हालांकि यह घटती दर से ही बढ़ती है, परंतु यह बढ़ती हुई होती है और एक बिंदु पर जाकर यह अधिकतम हो जाती है। यह वह बिंदु होता है जब व्यक्ति उस वस्तु के उपभोग से उस समय में पूर्ण संतुष्ट हो चुका होता है। आगे अगर उस वस्तु का उपभोग जारी रहता है तो यह उपभोग उसकी संतुष्टि को बढ़ाएगा नहीं, अपितु आगे और अधिक उपभोग जारी रखने से संतुष्टि कम हो जाएगी, उपयोगिता गिरने लगेगी। तो जो कुल पूर्ण संतुष्टि का जो बिंदु है, जो सैचुरेशन पॉइंट, उसे हम संतृप्ति बिंदु कहते हैं, उसे हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, जहां एक उपभोक्ता पूर्ण संतुष्ट हो जाता है एक समय के लिए। उसके बाद में कुल उपयोगिता गिरने लगती है। कुछ लेखकों ने, कुछ अर्थशास्त्रियों ने कुल उपयोगिता को कुछ समय के लिए बढ़ती हुई दर से बढ़ना भी माना है, स्वीकार किया है। उन्होंने यह कहा है कि कुछ सीमा तक, बहुत कम है ये सीमा, लेकिन फिर भी कुछ सीमा तक एक व्यक्ति को वस्तु के उपभोग से कुल उपयोगिता बढ़ती दर से बढ़ती हुई मिल सकती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पहली इकाई से जितनी उपयोगिता मिली है, दूसरी इकाई से उससे भी अधिक उपयोगिता मिलेगी, फिर तीसरी इकाई से उससे और अधिक उपयोगिता मिलेगी, फिर चौथी इकाई से हो सकता है कि उपयोगिता घटती दर से बढ़ना प्रारंभ करे। अब हम सीमांत उपयोगिता का अध्ययन करते हैं। सीमांत उपयोगिता सामान्य शब्दों में, सीधे सीधे अर्थ में अगर हम समझें तो एक इकाई से दूसरी इकाई पर का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो अंतर आएगा उसे हम सीमांत उपयोगिता कहेंगे। मतलब उपभोग में परिवर्तन से
उपयोगिता में जो परिवर्तन होगा वो सीमांत उपयोगिता है। किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की एक इकाई का उपभोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आएगा उसे सीमांत उपयोगिता कहेंगे। मान लीजिए कि 10 इकाइयों से 50 इकाई उपयोगिता मिलती है और 11 इकाइयों से 55 इकाई मिलती है, तो 11वीं इकाई की जो सीमांत उपयोगिता है वो 5 इकाई है। मतलब समझ में आए, 11 इकाइयों के उपभोग से कुल उपयोगिता 55 हो जाती है, जो कि 10 इकाइयों के उपभोग से 50 ही थी। तो 11वीं इकाई की जो उपयोगिता है वो सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। इसे हम विपरीत भी पढ़ सकते हैं कि मान लीजिए 11 इकाई के उपभोग से 55 मिल रही थी और उपभोग घटाने से 10 इकाई के उपभोग से 50 मिल रही है, तो 11वीं इकाई की उपयोगिता 5 होगी। तो हम कमी करके भी देख सकते हैं और वृद्धि के द्वारा भी हम इसे समझ सकते हैं। इस तालिका द्वारा हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को समझ सकते हैं। एक इकाई डबल रोटी, यहाँ पर वस्तु ली गई है ब्रेड जिसे हम कहते हैं, इससे मिलने वाली कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को तालिका में दिखाया गया है। एक इकाई ब्रेड के उपभोग से उपभोक्ता को 12 इकाई संतुष्टि, 12 इकाई उपयोगिता मिलती है। तो इस एक इकाई की कुल उपयोगिता भी 12 है और इस प्रथम इकाई की सीमांत उपयोगिता भी 12 होगी। अब दूसरी इकाई का जब उपभोग उपभोक्ता करता है तो दोनों इकाइयों से जो कुल उपयोगिता मिलती है वो 20 हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि पहली इकाई से 12 मिल रही थी और केवल दूसरी इकाई की जो उपयोगिता है वो 8 है। मतलब 20 में से हम 12 घटाएंगे तो हमें दूसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता 8 आ गई। इसी प्रकार जब तीसरी इकाई का उपभोग करेंगे तो कुल उपयोगिता 26 हो जाएगी और 26 में से पहली दो इकाइयों की कुल उपयोगिता को घटा देंगे, यानी 20 को माइनस करेंगे, 26 माइनस 20, तो तीसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता आ जाएगी जो कि 6 इकाई है। इसी प्रकार आगे चलते रहने पर हम देख रहे हैं कि कुल उपयोगिता 5 इकाइयों तक बढ़ती जाती है और छठी इकाई पर जाकर यह स्थिर हो जाती है। 5 इकाई पर भी कुल उपयोगिता 32 थी और 6 इकाई पर भी 32 थी। इसका मतलब छठी इकाई की जो सीमांत उपयोगिता है वो 0 हो गई। छठी इकाई से उपभोक्ता की संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह पूर्ण संतृप्ति बिंदु है जिसे हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। यहाँ उपभोक्ता पूर्ण संतुष्ट हो चुका। वह डबल रोटी का या ब्रेड का सेवन कर रहा था, उसको खा रहा था, जिससे 6 इकाई खाने से उसका पूरा पेट भर चुका है। उसका पेट 5 इकाई पर ही भर चुका था, लेकिन छठी इकाई भी उसने खाई तो उससे कोई संतुष्टि नहीं मिली, यानी अब वह पूर्णतः संतुष्ट हो चुका है। अब यदि वो 7वीं इकाई का भी उपभोग करता है तो उससे नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी। सेटिस्फेक्शन जो होगा वो उसका नेगेटिव होगा, यानी -2 इकाई के बराबर संतुष्टि मिलेगी। मतलब उसको खा के अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि उसको खा के पेट में अपच या ऐसा कुछ, पेट फूलना जैसा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि संतुष्टि के बाद में जो उपभोग किया जाता है वह उपयोगिता को या संतुष्टि को बढ़ाता नहीं है, अपितु घटा देता है। तो सीमांत उपयोगिता यहाँ पर ऋणात्मक हो गई। अब इस सारणी को यदि हम रेखा चित्र में दिखाएं तो यह रेखा चित्र हमें प्राप्त होगा। इसमें हमने x अक्ष पर वस्तु की इकाइयां ली हैं और y अक्ष पर हमने कुल उपयोगिता को लिया है। इन तालिकाओं में दी गई सारणी की मात्राओं को जब हम x अक्ष पर और y अक्ष पर दिखाते हैं तो एक इकाई से जो संतुष्टि मिल रही थी वो 12 इकाई, एक वस्तु की एक इकाई से 12 इकाई संतुष्टि मिल रही थी। फिर 2 इकाई से यह 20 हो गई, 3 इकाइयों से यह 26 हो गई, 4 इकाइयों से यह 30 हो गई और 5 इकाइयों से 32 और 6 इकाई पर भी यह 32 पर ही रहती है। और 7वीं इकाई का उपभोग करने से यह 2 इकाई घटकर वापस 30 पर आ जाती है।
ठीक है। तो इस जो वक्र हमें मिलेगा वो इस तरह से धनात्मक ढालू होगा, फिर अधिकतम होकर नेगेटिव हो जाएगा। अब आप देखिए ये जो शेप है वक्र की, वाई अक्ष की तरफ झुकती हुई इस तरह की शेप, ये हमें बताती है कि किसी भी चर में जो परिवर्तन है, किसी भी आश्रित चर में जो परिवर्तन है वो घटती दर से हो रहा है। जो वृद्धि हो रही है वो घटती दर से हो रही है। इसका धनात्मक होना ये बता रहा है कि जैसे जैसे वस्तु की इकाइयाँ बढ़ रही हैं वैसे वैसे कुल उपयोगिता भी बढ़ रही है, यानी इन दोनों चरों में धनात्मक सहसंबंध है। परंतु इसका इस तरह से वाई अक्ष की तरफ झुका हुआ होना, यूं झुका हुआ होना ये बता रहा है कि इसमें जो वृद्धि है वो घटती दर से है। घटती दर से वृद्धि का मतलब एक इकाई से 12, दूसरी इकाई से 8, तीसरी इकाई से 6, चौथी इकाई से 4, इस तरह से 12, 8, 6, 4 इस तरह से घटता हुआ वृद्धि का स्तर प्राप्त हो रहा है। इससे हमें यह कुल उपयोगिता वक्र मिलता है जो पहले घटती दर से बढ़ता है, फिर अधिकतम हो जाता है और फिर घटने लगता है, ऋणात्मक ढालू हो जाता है। इसी तरह यदि हम सीमांत उपयोगिता को रेखाचित्र पर दिखाएं, सीमांत उपयोगिता का वक्र है जो सारणी में ये वाला जो अंतिम जो कॉलम है वो दिखा रहा है। इसे यदि हम रेखाचित्र में दिखाएं तो हमें ये रेखाचित्र प्राप्त होगा। यहाँ पर एक्स अक्ष पर वस्तु की इकाइयाँ ली गई हैं और वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को मापा गया। एक इकाई से वस्तु की एक इकाई का उपभोग करने से 12 इकाई संतुष्टि, दूसरी इकाई केवल दूसरी इकाई से 8 इकाई, तीसरी से 6, चौथी से 4, पाँचवीं से 2 और छठी से 0 और सातवीं से -2। ये माइनस में दिखा रहा है, 0 से मूल बिंदु से नीचे जी की जो लाइन है वो माइनस में दिखा रही है। तो यहाँ -2 इससे हमें संतुष्टि मिल रही है सातवीं इकाई से। तो यह है सीमांत उपयोगिता का जो वक्र है ये ऋणात्मक ढालू होगा और पूर्ण संतुष्टि बिंदु के बाद यह नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जो ये बता रहा है कि नेगेटिव सीमांत उपयोगिता मिलती है पूर्ण संतुष्टि के बिंदु के बाद। पूर्ण संतुष्टि का बिंदु वह होगा जहाँ सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है या एक्स अक्ष को क्रॉस करती है। ठीक है, ये सीमांत उपयोगिता का वक्र है। कुल वक्र से हम सीमांत उपयोगिता को माप भी सकते हैं। कुल वक्र के किसी बिंदु पर जिस पर हमें सीमांत उपयोगिता मापनी है उस पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल सीमांत उपयोगिता को बताता है। जैसे इस वक्र में टीयू कुल उपयोगिता का वक्र है, इसके ए बिंदु पर हमें सीमांत उपयोगिता को मापना है। तो हम इस ए बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और उसको एक्स अक्ष तक मिला देंगे, यूं इस तरह से पीछे। फिर इससे एक लंब इस बिंदु से हम एक्स अक्ष पर डालेंगे। तो इस रेखा का जो ढाल है, इस पी क्यू रेखा का जो ढाल है वो होगा ए आर बटा पी आर लंब बटा आधार। ठीक है, ये एक त्रिभुज बन गया और यहाँ इस पी कोण का जो माप होगा ए आर बटा पी आर, ये सीमांत उपयोगिता का माप होगा। तो किसी भी कुल वक्र पर सीमांत को मापने की यही विधि है कि उस वक्र के उस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाए, उस स्पर्श रेखा को एक्स अक्ष तक हम बढ़ाएंगे और फिर उस स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा यानी बनने वाले कोण का जो माप होगा यानी लंब बटा जो आधार होगा उसका माप सीमांत उपयोगिता का माप होगा।